हेलो, स्वागत है आप सबका हिंदी एजुकेशन ए टू जेड चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं संधि का भाग 6 और विसर्ग संधि का भाग 1 लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि विसर्ग संधि क्या होती है और इसके संबंधित नियम कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम जानेंगे कि विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है। तो आइए देखते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का योग होने से विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या तात्पर्य है इसका कि विसर्ग के साथ या तो स्वर का योग होगा या व्यंजन के साथ योग होगा। यही दो कंडीशन बनेगी विसर्ग संधि के अंतर्गत, और उस योग के परिणाम स्वरूप विसर्ग में जो बदलाव होगा या जो परिवर्तन होगा उसे ही क्या कहा जाएगा, विसर्ग संधि कहा जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि विसर्ग क्या है या विसर्ग का चिन्ह क्या है। तो सबसे पहले इसे भी जान लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह्य वर्ण होते हैं। कितने अयोगवाह्य वर्ण होते हैं? 2 अयोगवाह्य वर्ण होते हैं। एक होता है अनुस्वार और इसी में से दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह ऊपर एक बिंदी होता है और खड़ी पाई के दाहिनी और ऊपर नीचे 2 बिंदु जो होते हैं ये सूचक होते हैं विसर्ग चिन्ह के। अब इन्हें अयोगवाह्य क्यों कहा जाता है यह भी स्पष्ट कर दूं। तो अयोगवाह्य इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि ये व्यंजन के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं, अपितु केवल और केवल स्वर के साथ ही जुड़कर वहन होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि विसर्ग का चिन्ह जब भी आएगा तो उससे पहले कोई ना कोई स्वर होगा, या तो प्रत्यक्ष रूप में स्वर विद्यमान रहेगा या फिर मात्रा रूप में स्वर विद्यमान रहेगा। आगे देखते हैं। इसी से संबंधित थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण सदैव स्वर होगा और स्वर के साथ विसर्ग प्रयुक्त होगा। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। यही बात परिभाषा में भी कही गई है। अब क्योंकि विसर्ग संधि का योग हमें कराना है स्वर या व्यंजन के साथ, तो कुल जो मूल 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन, इनको जोड़ करके 44 मूल वर्ण होते हैं। तो इन 44 वर्णों के साथ विसर्ग का योग कराया जाएगा। निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटकर विसर्ग संधि के नियम को समझा जा सकता है। सुविधा के लिए 44 वर्णों को हम 2 वर्गों में बांट लेंगे और उन्हें नियम के अंतर्गत समझेंगे कि विसर्ग संधि क्या होती है। तो जब हम इन्हें 2 वर्गों में बांटते हैं तो 2 वर्ग हमें कौन से प्राप्त हो जाते हैं? एक तो है अघोष वर्ण और दूसरा है सघोष वर्ण। अघोष वर्ण और सघोष वर्ण के बारे में पूर्व में जो वर्ण से संबंधित वीडियो है उसमें मैंने बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की हुई है। वर्ण से जुड़े हुए जो भी पहलू हैं, बहुत ही बारीक, छोटे या बहुत ही महत्वपूर्ण, उन सभी बिंदुओं पर मैंने बहुत विस्तार पूर्वक रोशनी डाली हुई है। तो अगर आप में से किसी को वर्ण से संबंधित किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है या उससे संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो आप उस वीडियो में उस वीडियो को ज़रूर देखें, मेरा ऐसा सुझाव है। अभी हम यहाँ पर वापस लौट करके आते हैं अपने बिंदु पर कि हमने जब इसे बांट लिया 2 वर्गों में, तो एक तो हमें मिल गया अघोष वर्ण और दूसरा हो गया सघोष वर्ण। अघोष वर्णों की कुल संख्या 13 होती है और सघोष वर्णों की कुल संख्या 31 होती है। 13 और 31 जोड़ करके कितने प्राप्त हो जाएंगे? 44 प्राप्त हो जाएंगे। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? तो सभी वर्ग, कुल कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। क से लेकर के प तक 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ और प वर्ग का प फ, ये दोनों यानी कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और इसके अलावा तीनों शकार तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, इनको जोड़ करके जो 13 वर्ण बनेंगे वो किसके अंतर्गत आते हैं? अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा वर्ग है सघोष वर्ण। सघोष वर्ण में बचे हुए जो वर्ण हैं वो सभी आ जाएंगे, यानी कि पहला दूसरा छोड़ दिया जाए प्रत्येक वर्ग का, तो तीसरा, चौथा और पाँचवा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। इसके अलावा सभी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजनों में ह और सभी स्वर जो होते हैं वे भी सघोष वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं।
अगर इसमें याद रखने में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि अघोष वर्ण कौन से हैं, सघोष वर्ण कौन से हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि परीक्षा में कन्फ्यूज़न किस लिए आ जाती है। क्या होता है कि हमें केवल अघोष और सघोष तो पढ़ के जाना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उस समय कई बार उलझन की स्थिति हो जाती है कि कौन सा अघोष वर्ण है, कौन सा सघोष वर्ण है। तो एक इसका छोटा सा ट्रिक है कि जैसे अघोष लिखा हुआ है तो ये अ से आरंभ हो रहा है, यानी कि प्रथम है, और यहाँ पर देखेंगे तो यह भी प्रथम है, पहला दूसरा, यहाँ भी प्रथम से ही आरंभ हो रहा है। तो एक छोटा सा ट्रिक है कि अघोष वर्ण को किस प्रकार से याद रखें, और जब अघोष याद रह जाएगा तो सघोष तो स्वतः ही याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जब विसर्ग के साथ अघोष वर्णों को जोड़ा जाएगा तो निम्नलिखित नियम बनेंगे। नियम क्रमांक 1 क्या कहता है, हम सभी जानते हैं, संधि के मैं कई वीडियोस डाल चुकी हूँ और ये बहुत स्पष्ट है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों में योग होने से जो विकार होता है, यानी कि जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। और यहाँ पर क्योंकि विसर्ग में योग होना है तो यह क्या हो जाएगा, विसर्ग में बदलाव होना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। अब देखिए, अंतिम वर्ण सदैव क्या होगा, स्वर होगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण सदैव स्वर होगा और स्वर के बाद क्या होगा, विसर्ग का चिन्ह रहेगा और इसी विसर्ग के साथ योग होगा। अगर योग होता है च, छ और तालव्य श का, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, हलंत तालव्य श आदेश हो जाएगा। इनको याद रखने के लिए बहुत ही आसान से ट्रिक है कि च, छ और तालव्य श, यह तीनों ही तालव्य वर्ण है उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से, और साथ ही क्या है, ये अघोष वर्ण भी हैं। इसी को उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है निःशुल्क। निःशुल्क का अर्थ होता है फ्री, जिस पर किसी प्रकार का कोई शुल्क ना हो। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है निहि जोड़ शुल्क। अब क्योंकि हमें उस मूल बिंदु तक पहुंचना है जिसमें विसर्ग और व्यंजन में जब योग होने से विसर्ग में जो बदलाव हो रहा है, उस मूल बिंदु पर पहुंचने के लिए हमने इसका वर्ण विच्छेद कर लिया। जब हम इसे वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है न जोड़ छोटी ई जोड़ विसर्ग जोड़ तालव्य श हलंत तालव्य श जोड़ उ जोड़ तालव्य ल जोड़ क। आप चाहें तो क को तोड़ करके हलंत क और अ भी लिख सकते हैं। अब देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें उस बिंदु तक पहुंचना है स्पष्ट रूप से जहां पर परिवर्तन हो रहा है, जहां पे बदलाव हो रहा है। अगर कोई भी संधि या संधि विच्छेद समझने में दिक्कत आ रही है तो तुरंत ही उसका वर्ण विच्छेद कर लेंगे और वर्ण विच्छेद करके नियम के अनुसार उसको पढ़ेंगे, वापस से समझेंगे तो वो तुरंत ही स्पष्ट हो जाएगा। नियम ये कहता है कि किसी स्वर के बाद जब विसर्ग का चिन्ह मौजूद है और उसका योग हो रहा है च, छ या तालव्य श के साथ, यहाँ पर हमारा तालव्य श है, हलंत तालव्य श, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, हलंत तालव्य श आदेश हो जाएगा। ठीक है। अब पुनः जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, निःशुल्क प्राप्त हो जाएगा। मनश्चेतना। मनश्चेतना का अर्थ होता है मन की चेतना, यानी कि वह चेतना जिसके द्वारा हम चीज़ों को अनुभूत करते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, ये सभी चाहे सूंघने की क्षमता हो या ये सभी हमारी चेतना के द्वारा ही कार्य होता है। देखने, सूंघने, महसूस करने का कार्य, ये सभी हमारी चेतना के द्वारा ही होता है। अंतश्चक्षु, इसका संधि विच्छेद हो गया मनः जोड़ चेतना। क्या हो गया, मनश्चेतना हो गया। विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो गया, तालव्य श यानी कि आधा श आदेश हो गया, तो यह बन गया मनश्चेतना। दूसरा शब्द है अंतश्चक्षु। अंतश्चक्षु का संधि विच्छेद हो गया अंतः जोड़ चक्षु। अंतश्चक्षु का अर्थ होता है, एक तो हमारे चक्षु होते हैं जो प्रत्यक्ष हमारे मुख मंडल पर होते हैं, जिसे हम बाहरी संसार को देखते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, झरने, इस नेत्र से ये सभी कुछ दिखाई देता है। किंतु अंतश्चक्षु क्या है, अंतश्चक्षु वह होता है जो हमारे ज्ञान नेत्र होते हैं, जो हमें बताते हैं कि सही गलत क्या है, अच्छा बुरा क्या है, सत्य असत्य क्या है, कौन सच्चा कौन झूठा कैसे पता चलेगा। तो ये सभी कार्य ज्ञान चक्षु के द्वारा संपन्न होते हैं। चौथा शब्द है दुशासन। दुशासन का अर्थ होता है जिस पर शासन करना कठिन हो। इसका संधि विच्छेद है दुह जोड़ शासन।
दुशासन। अगला नियम है, स्वर के बाद कोई भी स्वर हो और स्वर के बाद विसर्ग है और उसका योग हो रहा है ट ठ मूर्धन्य श के साथ, तो विसर्ग के स्थान पर हलंत मूर्धन्य श आदेश हो जाएगा। यह तीनों ही उच्चारण के दृष्टिकोण से यह मूर्धन्य वर्ण है और साथ ही घोष के आधार पर या कंपन के आधार पर यह अघोष वर्ण है। इससे जुड़े हुए उदाहरण देखते हैं। धनुष टंकार। धनुष टंकार यानी कि धनुष की जो प्रत्यंचा होती है उसको खींचने पर जो गर्जन होता है उसे धनुष टंकार कहा जाता है। इसका संधि विच्छेद है धनु जोड़ टंकार। तो ये हो गया धनुष टंकार। ध हलंत ध, इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम देखते हैं कि हलंत ध जोड़ अ जोड़ हलंत न जोड़ उ, और इसके साथ हम जोड़ते हैं विसर्ग। यहाँ पर विसर्ग का चिन्ह है वो आ जाएगा। जोड़ हलंत ट जोड़ अनुस्वार जोड़ हलंत क जोड़ आ जोड़ हलंत र जोड़ आ। देखिए, वर्ण विच्छेद करने का मकसद यही है कि हम उस बिंदु तक पहुँच सके जिसमें हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो आप पूरा वर्ण विच्छेद करना चाहें या केवल उन्हीं का वर्ण विच्छेद कर लें, यह आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। यहाँ मैंने पूरा ही अच्छे से वर्ण विच्छेद किया हुआ है ताकि कहीं कोई कठिनाई ना आए। अब नियम क्या कहता है कि अगर विसर्ग के बाद योग हो रहा है ट का, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श आदेश हो जाएगा। अब हम पुनः जब इन सबको जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? धनुष टंकार। चतुष्षष्ठी। चतुष्षष्ठी यानी कि 64। इसका वर्ण संधि विच्छेद दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हो गया चतुः जोड़ षष्ठी विसर्ग संधि के द्वारा, और एक दूसरा इसका और संधि विच्छेद होता है चतुः जोड़ षष्ठ जोड़ थी। केवल षष्ठी का भी संधि विच्छेद होगा, और जब हम षष्ठी का संधि विच्छेद करेंगे तो यह व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत होगा, जिसमें मूर्धन्य श में जब थ का योग होगा तो वह थ के स्थान पर थ आदेश हो जाएगा। पूर्व के वीडियो में यह बात मैंने स्पष्ट की हुई है। अगला नियम है, स्वर के बाद विसर्ग है और इसका योग हो रहा है त थ और दंत्य स से, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? दंत्य स आदेश हो जाएगा। यह तीनों ही त थ और स उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से यह दंत्य है और साथ ही ये क्या है? अघोष वर्ण भी है। इससे संबंधित उदाहरण देखते हैं। नमस्ते। अभिवादन करने का एक तरीका होता है नमः जोड़ ते, यह इसका संधि विच्छेद है। हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो प्राप्त होता है हलंत न जोड़ अ जोड़ हलंत म जोड़ अ जोड़ विसर्ग जोड़ हलंत त जोड़ ए। अब यहाँ पर नियम ये कहता है कि विसर्ग के बाद यदि त का योग हो रहा है विसर्ग के साथ, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? दंत्य स आदेश हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? नमस्ते प्राप्त हो जाएगा। दुस्साहस। दुह जोड़ साहस। एक तो होता है साहस। साहस पॉजिटिव वर्ड है, सकारात्मक नज़रिए से, और दुस्साहस किसी गलत काम को करने के लिए जब साहस दिखाया जाता है तो उसे कहा जाता है दुस्साहस। निस्वार्थ। निहि जोड़ स्वार्थ। निस्वार्थ यानी कि किसी में स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थी है। वह कहा जाता है वह व्यक्ति बड़ा ही निस्वार्थी है, यानी कि उसने अपना लाभ नहीं सोचा बल्कि किसी के हित के लिए काम किया केवल और केवल, तो उसे हम कहते हैं निस्वार्थी व्यक्ति। अंतःस्थल। अंतः जुड़ तल, यह इसका संधि विच्छेद हो गया। नियम 4 क्या है देखते हैं। अ या आ को छोड़कर स्वर है। ध्यान दीजिएगा कि अ या आ को छोड़कर कोई स्वर है और उसके बाद विसर्ग का चिन्ह है। योग होता है क ख प फ के साथ, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? मूर्धन्य श आदेश हो जाएगा। अब देखिए, क ख उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से कंठ्य वर्ण है, प फ ओष्ठ्य है, साथ ही ये चारों क्या हैं? अघोष वर्ण भी हैं। इससे जुड़े हुए उदाहरण हैं आविष्कार। आविष्कार यानी कि खोज, किसी प्रकार की कोई डिस्कवरी होती है, खोज होती है, तो उसे आविष्कार कहा जाता है। इसका संधि विच्छेद है आविहि जोड़ कार। क्या हो गया? आविष्कार हो गया। इसका भी वर्ण विच्छेद करके मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं कि विसर्ग और हलंत क यानी कि नियम अनुसार अ आ को छोड़ करके कोई स्वर है, ई जो है ओ आ के अलावा स्वर है, इसके बाद विसर्ग आ रहा है,
विसर्ग के साथ योग हो रहा है क का, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? मूर्धन्य श आदेश हो जाएगा। इन्हीं को अगर हम जोड़ लें तो हमें पुनः क्या प्राप्त हो जाएगा? आविष्कार प्राप्त हो जाएगा। दुष्कर, दुष्कर यानी कि वह कार्य जो करने में कठिन हो उसे कहा जाता है दुष्कर या दुस्साध्य। इसका संधि विच्छेद हो गया, दुह जोड़ कर्म, दुष्कर। माफ कीजिए, ये दुष्कर्म नहीं होगा, यहाँ पर कर होगा, कर होगा। चतुष्पथ, चतुष्पथ यानी कि चौराहा, चतुष्पथ का संधि विच्छेद हो गया, चतुः जोड़ पथ, चतुष्पथ। चतुष्पदी, चतुष्पदी का अर्थ होता है 4 पैरों वाला जानवर। इसका संधि विच्छेद है चतुः जोड़ पदी, चतुष्पदी। आगे देखते हैं अगला नियम। पिछला नियम हमने पढ़ा कि अ आ के अलावा स्वर हो और उसके बाद विसर्ग हो, योग हो रहा हो क ख प फ, यह नियम हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि ओ आ के बाद जब विसर्ग हो और उसका योग हो रहा हो क ख प फ के साथ, तो किस प्रकार का स्थिति बनती है। तो हम देखते हैं कि जब ओ या आ के बाद विसर्ग हो और उसका योग हो रहा हो क ख प या फ किसी के साथ भी, तो वहाँ पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसे प्रकृति भाव की संधि कहा जाता है, यानी कि विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। उदाहरण देखते हैं। प्रातः काल, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यह बनता है प्रातः जोड़ काल। संधि विच्छेद करने की स्थिति है, और जब हम इसका संधि कर दें यानी कि इसको जोड़ करके लिख दें तो यह क्या बन जाएगा? प्रातः काल। विसर्ग ज्यों का त्यों बना हुआ है। प्रातः काल यानी कि भोर की बेला, जब सूरज उग रहा होता है तो उस बेला को, समय को क्या कहा जाता है? प्रातः काल कहा जाता है। पयः पान, पयः का अर्थ होता है, पयः मतलब पानी भी होता है, जल या दूध भी होता है। पयः पान, पयः पान यानी कि पानी पीना या दूध पीना। पयः पान का संधि विच्छेद हो गया, पयः जोड़ पान। रजः कण, रजः कण, रज का अर्थ होता है धूल, रजः कण का संधि विच्छेद हो गया, रजः जोड़ कण। तपः पूत, तपः पूत का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसने तपस्या करके अपने भीतर के हर प्रकार के दोष से मुक्ति पा ली है, यानी कि उसमें ना कोई ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इस तरह की कोई भावना नहीं है। तो जब तपस्या करके कोई व्यक्ति अपने आप को इस तरह से पवित्र कर लेता है, हर तरह के दोष से खुद को मुक्त कर लेता है, तो उसको कहा जाता है तपः पूत। तपः पूत का अर्थ हो गया तपः जोड़ पूत, तपः पूत का संधि विच्छेद हो गया, माफ कीजिए, तपः जोड़ पूत। यहाँ पे प्रकृति भाव को मैंने लिख भी दिया है। विसर्ग में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसे ही प्रकृति भाव की संधि कहा गया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि संस्कृत भाषा से संबंधित भी ज्ञान अर्जित करते हैं, या जिनके लिए संस्कृत भाषा को पढ़ना समझना भी आवश्यक है। तो यह उपरोक्त नियम जो संस्कृत के 3 भेद होते हैं, सत्व, उत्व और उत्व में से सत्व संधि के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत में जब विसर्ग संधि पढ़ा जाता है तो संस्कृत में विसर्ग संधि के 3 भेद होते हैं, सत्व, उत्व और उत्व। हिंदी में इस प्रकार के भेद नहीं हैं, कभी प्रश्न पूछे भी नहीं गए हैं कि विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं। तो संस्कृत में विसर्ग संधि के 3 भेद होते हैं, सत्व, उत्व और उत्व। और अभी तक जो हमने ये 5 नियम पढ़े हैं, ये सभी के सभी सत्व संधि के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब विसर्ग के साथ सघोष वर्णों को जोड़ा जाएगा तो निम्नलिखित नियम बनेंगे। हमने अघोष वर्णों को जोड़ा और उससे संबंधित नियम को पढ़ा, संस्कृत में उसे ही सत्व संधि भी कहा जाता है। 5 नियम हमने अभी तक पढ़ लिए हैं और 5 नियम के अंतर्गत हमने सभी अघोष जो 13 वर्ण होते हैं उनका योग विसर्ग के साथ करा लिया है और उससे संबंधित नियम समझ लिए हैं। अब जो हमारे बचे हुए वर्ण हैं 31 सघोष वर्ण, उसके बारे में जानते हैं, उससे संबंधित नियम को समझते हैं। अ के बाद यदि विसर्ग है और उसका योग हो रहा है अ के अलावा स्वर से, ध्यान दीजिएगा, अ के बाद विसर्ग है और उसके बाद योग हो रहा है अ के अलावा स्वर से, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। लोप का क्या अभिप्राय है? विसर्ग हट जाएगा, गायब हो जाएगा। इससे संबंधित उदाहरण है अतएव। अतएव का अर्थ होता है इसलिए, अतः जोड़ एव।
यह इसका संधि विच्छेद है। लेकिन जब हम इसका संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, अतएव, यानी कि विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया। ततएव, ततएव का अर्थ होता है तत् मतलब होता है उस प्रकार, ततएव मतलब हो गया उसी प्रकार। तो ततः जोड़ एव, यह इसका संधि विच्छेद हो गया, और जब हम इसका संधि करेंगे तो वापस यह शब्द ही बनेगा। और हम देखते हैं कि यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है जब हम इसका संधि करके लिखते हैं। तो आगे और कुछ उदाहरण देखते हैं इससे संबंधित। पय आदि, पय का संधि विच्छेद हो गया, पया जोड़ आदि, यहाँ विसर्ग का चिन्ह है, किंतु यहाँ जब हम संधि किए हुए शब्द को देखते हैं तो यहाँ पर विसर्ग का लोप देखने को मिलता है। पय का अर्थ होता है पानी, जलपान आदि कह सकते हैं इसका अर्थ। यह शिक्षा, यह शिक्षा मतलब प्रसिद्धि पाने की इच्छा, माफ कीजिए, प्रसिद्धि पाने की इच्छा, इसका संधि विच्छेद हो गया यश जोड़ इच्छा। अब देखिए ये जो शब्द ऊपर हमने देखे, पयादि, यश इच्छा, अतएव, ततएव, इन शब्दों को कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाता है। दोनों ही प्रकार से लिखने के ढंग शुद्ध है वर्तनी के दृष्टिकोण से, लेकिन अगर लिखने का ढंग अलग अलग है तो इनके संधि विच्छेद के नियम भी अलग अलग हो जाते हैं। किस प्रकार से यह समझ लेते हैं। अगर अतएव कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसका संधि विच्छेद वृद्धि संधि के अंतर्गत, यानी कि स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उसमें से एक भेद है वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि के अंतर्गत इसका संधि विच्छेद होगा अत जोड़ एव। उसी प्रकार से दूसरा शब्द पयादि, पय जोड़ आदि, दीर्घ संधि के अंतर्गत। यश इच्छा, यश जोड़ इच्छा, गुण संधि के अंतर्गत। ततएव, तत् जोड़ एव, वृद्धि संधि के अंतर्गत। अगला नियम है अ के बाद यदि अनुस्वार हो और उसका योग हो रहा हो अ से ही या फिर किसी अन्य सघोष वर्ण से, कोई भी सघोष वर्ण हो, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, उ आदेश हो जाएगा। अब देखिए अ भी एक स्वर है, उ भी एक स्वर है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इससे संबंधित पहला उदाहरण है पयोद, पयः जोड़ द, पय जोड़ द बन गया पयोद। किस प्रकार से, हम इसे वर्ण विच्छेद करके समझ लेते हैं। अगर हम इसे वर्ण विच्छेद करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, हलंत प जोड़ अ जोड़ हलंत य जोड़ अ जोड़ विसर्ग जोड़ हलंत द जोड़ अ। तो अ के बाद नियम अनुसार अ के बाद विसर्ग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, उ आदेश हो जाएगा। बाकी चीज़ें तो ज्यों की त्यों ही रहेंगी, अ ज्यों का त्यों रहेगा, बाकी चीज़ें भी ज्यों की त्यों रहेंगी। परिवर्तन या बदलाव केवल हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो अ का उ के साथ जब योग होगा तो यह बन जाएगा ओ, बाकी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं, तो यह क्या बन गया, पयोद बन गया। पयोद मतलब होता है बादल। सरोज, सरोज मतलब होता है कमल, सरोज का संधि विच्छेद है सरह जोड़ ज। मनोरथ, मनः जोड़ रथ, मनोरोग, मनः जोड़ रोग, मनोअभिलाषा, मन जोड़ अभिलाषा। मनोरथ और मनोअभिलाषा का एक ही अर्थ है, मन की इच्छा या अभिलाषा। मनोरोग का अर्थ मन में किसी प्रकार की उदासी, कुंठा या प्रताड़ना की भावना, किसी प्रकार की इस तरह की भावना को क्या कहा जाता है, मनोरोग कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर अ है, अगर हम मनः अभिलाषा, इसका जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो कुछ इस प्रकार से यह वर्ण विच्छेद होगा। अब हम देखते हैं कि परिवर्तन वाले जो स्थिति बन रही है उसमें अ के बाद विसर्ग है और जोड़ में क्या आ रहा है, अ ही आ रहा है। तो इस ऐसे जो शब्द हैं जिसमें इस प्रकार की स्थिति बनती है, वहाँ किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं उसे समझ लेना भी बहुत आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी चीज़ें तो ज्यों की त्यों रहेंगी, बदलाव कहाँ पर आ रहा है यह ध्यान दीजिएगा। जब अ के बाद विसर्ग है और इसका योग हो रहा है अ से, यह स्थिति तो स्पष्ट है कि अ के स्थान, अ के बाद जो विसर्ग है और उसका योग हो रहा है अ या किसी सघोष वर्ण के साथ, तो विसर्ग जो है वो उ, उसके स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। अ और उ जोड़ करके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। यहाँ पर स्थिति यह है कि आगे क्या है, अ है, तो अ का यहाँ पर नियम अनुसार अवग्रह रूप लिख दिया जाता है। एस की तरह यह जो आकृति है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट एस की तरह, यह इसका अवग्रह रूप कहलाता है। तो जब हम इसका संधि करेंगे, मनः जोड़ अभिलाषा का संधि करेंगे, तो इसको लिखने के
दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप इस प्रकार से लिखिए मनो और यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह भिलाषा, मनोभिलाषा। और दूसरा तरीका यह है कि आप अवग्रह का जो चिन्ह है उसे ना लिखें, आप बस यूं ही लिख दें मनोभिलाषा। दोनों ही स्थितियों में चाहे आप अवग्रह का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, शब्द जो है विवर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध मानी जाएगी। अगला नियम देखते हैं। अच्छा, अभी जो हमने दो नियम पढ़े, नियम क्रमांक 6 और 7, यह संस्कृत में उत्व संधि के नाम से जाना जाता है। अगला नियम है नियम क्रमांक 8। यह नियम बहुत ही छोटा और प्यारा सा है, देखते हैं। अ के अलावा स्वर है, गौर कीजिएगा, अ के अलावा यानी कि अ को छोड़ करके अन्य जो 10 स्वर हैं, उसके बाद विसर्ग का चिन्ह है और योग हो रहा है सघोष वर्ण के साथ। तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? हलंत र आदेश हो जाएगा। किस प्रकार से, इसे उदाहरण से समझते हैं। निराशा, निराशा यानी कि आशा के विपरीत जो स्थिति होती है उसे निराशा कहा जाता है। निराशा का संधि विच्छेद हो गया निह जोड़ आशा। इसका जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। हलंत न जोड़ छोटी ई जोड़ विसर्ग जोड़ आ जोड़ हलंत तालव्य श जोड़ा। अब नियम ये कहता है कि विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? हलंत र आदेश हो जाएगा और इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? निराशा बन जाएगा। निर्धन, निर्धन वह व्यक्ति होता है या वह इंसान होता है जिसके पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं यानी कि रोटी कपड़ा मकान के लायक भी धन नहीं होता है, तो उसे निर्धन कहा जाता है। इसका संधि विच्छेद हो गया नी जोड़ धन, निर्धन। आशीर्वाद, आशीर्वाद यानी कि वह शुभेच्छा जो हम अपने परिचितों के लिए या अपने प्रियजनों के लिए रखते हैं, वह आशीर्वाद कहलाता है। इसका संधि विच्छेद हो गया आशी जोड़वाद। आयुर्वेद का संधि विच्छेद हो गया आयु जोड़वेद। अब इसी से जुड़ा हुआ कुछ विशेष तथ्य है कि हमने जाना कि अ या आ के अलावा स्वर हो, यानी कि कोई भी स्वर हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात आ रही है कि छोटी ई और छोटा ऊ है और उसके बाद विसर्ग का चिन्ह है और योग हो रहा है र के साथ। सघोष वर्ण में र भी आता है, तो योग हो रहा है, सभी अंतस्थ आते हैं, य र ल व, र अंतस्थ वर्ण है। अगर र के साथ योग हो रहा है तो क्या स्थिति बनती है? जब र के साथ योग होगा तो सबसे पहले तो यह बदलाव होगा कि छोटी ई बड़ी ई में परिणत हो जाएगी, बदल जाएगी, या ऐसे यूँ कहें कि छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई आदेश हो जाएगी और छोटा ऊ के स्थान पर बड़ा ऊ आदेश हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी कि विसर्ग को हटा दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। निरोग, वह काया, वह मनुष्य जिसके शरीर में रोग नहीं है, किसी प्रकार की व्याधि नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा? निरोग शरीर कहा जाएगा या निरोगी कहा जाएगा। निरोग का संधि विच्छेद है नि जोड़ रोग। अब देखिए यहाँ पर छोटी ई है, ये बड़ी ई में बदल जाएगी और जो विसर्ग का चिन्ह है उसका लोप हो गया है। देखते हैं वर्ण विच्छेद के द्वारा और भी अच्छे ढंग से। हलंत न जोड़ छोटी ई जोड़ विसर्ग जोड़ हलंत र जोड़ ओ जोड़ हलंत ग जोड़ अ। तो बाकी चीज़ें ज्यों की त्यों रहेंगी, लेकिन नियम ये कहता है कि ई के बाद यदि विसर्ग है तो छोटी ई किस में बदल जाएगी? बड़ी ई में बदल जाएगी और विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। बाकी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं, इन्हीं को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? निरोग प्राप्त हो जाएगा। पुनः और उदाहरण देखते हैं कुछ। उससे पहले ये एक छोटी सी जानकारी, जैसे उपरोक्त विच्छेद विसर्ग संधि के अनुसार किया गया है, ठीक है, विसर्ग संधि के अंतर्गत किया गया है। निरोग शब्द का जो पीछे हमने उदाहरण देखा वह विसर्ग संधि के अंतर्गत उसका विच्छेद किया गया है। उपसर्ग के अनुसार इसका विच्छेद कुछ इस प्रकार से होगा, निसर्ग के अनुसार निर जोड़ रोग। पूर्व की जो वीडियो है उसमें जो मैंने व्यंजन संधि के नियम बताए हैं तो वहाँ पर इन बातों को और भी अच्छे ढंग से क्लियर किया हुआ है। तो मेरा अनुरोध है कि आप पिछले वीडियो ज़रूर देखें। एक लिंक बना हुआ है हिंदी ग्रामर का कि आप अगर एक चीज़ समझते हैं तो दूसरी चीज़ को समझने में और भी ज़्यादा सहूलियत होगी। तो अगला उदाहरण देखते हैं। निरव, नी जोड़ रव, निरव। निरव यानी कि रव का अर्थ होता है आवाज़ और निरव का अर्थ हो गया शांति, किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं होना। दुराजा, दुह जोड़ राजा, चक्षु रोज, चक्षु जोड़ रोग। नेत्र से संबंधित रोग को चक्षु रोग कहा जाता है। उपरोक्त नियम को संस्कृत में ऋत्व संधि कहा जाता है। अब यहाँ पर यह लेसन पूर्ण होता है।
यह विसर्ग संधि से संबंधित यहाँ यह लेसन पूर्ण होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलते रहें। किसी प्रकार का कमेंट हो तो प्लीज़ अपने महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।